हेलो एवरीवन। तो ये कहानी जो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये काफ़ी यूनिक और हार्ट टचिंग होने वाली है। इस कहानी में हमारी फीमेल लीड का नाम चीशी है, जो कि एक हाई स्कूल गर्ल है, बहुत इमेच्योर और एक फ्री सोल है, जिसका जो दिल करता है बस वही करती है। जबकि दूसरी तरफ हमारे मेन लीड को दिखाते हैं और उसका नाम है यीमू। यीमू एक्चुअली एक इटालियन माफिया है। वो बहुत मेच्योर और एक कंट्रोलिंग पर्सन है और उसे इस छोटी सी लड़की से प्यार हो जाएगा। अब आगे ये कहानी कैसे बढ़ेगी ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। तो स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि यीमू एक दफा इटली में एक आदमी को ठिकाने लगाने के बाद थोड़े अरसे के लिए हांगकांग आ रहा था, ताकि उस मामले को दबाने तक वो वहीं पर शांति से स्टे कर सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्न आ जाएगा और यहीं पर ही हांगकांग में उसकी मुलाकात चीशी से होती है। चीशी को ये नहीं पता था कि ये एक माफिया है। उसने इसे मिसअंडरस्टैंड किया था एक मेल मॉडल के तौर पर। चीशी बहुत ही रिच फैमिली से थी और इस टाइम पर उसके पास हाई स्कूलर होते हुए भी काफी पैसा था। वो उसको यही ऑफर देने के लिए आती है कि अगर तुम मेरी एक विश पूरी करोगे तो इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस इटालियन माफिया को भी पैसे की कोई कमी नहीं है। वो तो बस उसके रंग ढंग और उसका बचपना देखकर ही हैरान बैठा हुआ था। वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, और तो और उसे ये भी कहती है कि मुझे अपने एप्स तो दिखाओ तभी तो मैं कुछ फैसला करूं। वो अनबटन करने लगता है खुद को और फिर नजरों ही नजरों में उससे पूछता है कि आर यू श्योर। और फिर वो खुद ही आगे आकर उसके एप्स चेक करती है और फिर बोलती है कि यू आर परफेक्ट, तुम मेरी मॉम के लिए बेस्ट चॉइस हो। इस टाइम पर तुम बिल्कुल उन्हीं की टाइप के हो। ये सुनते ही वो हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि छोटी सी लड़की खुद कोई एडवेंचर करना चाहती है, लेकिन वो तो अपनी मम्मी के लिए एक लड़का तलाश कर रही थी। वो बोलती है कि मेरी मम्मी को यंग बॉयज बहुत पसंद है और इस टाइम पर उनका एक बॉयफ्रेंड है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसे एज फादर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसलिए तुमने जाना है और उन दोनों का ब्रेकअप कराना है। इसके लिए वो उसे ऑफर भी देती है और तो और उसका हाथ पकड़कर उस ऑफर को बढ़ाती भी रहती है। लेकिन इसके साथ ही उस इनोसेंट सी गर्ल को ये नहीं पता था कि वो यीमू के दिल के तार को छेड़ चुकी है। अब वो उसके थोड़ा सा क्लोज आता है, लेकिन एक्चुअली पेन लेने के लिए, और जो बच्चों वाला एग्रीमेंट उसने बनाया था वो तुरंत ही उस पर साइन कर देता है और कहता है कि बहुत ही जल्द तुम्हें रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और वाकई ऐसा ही होता है। थोड़े दिनों बाद चीशी ऑब्जर्व करती है कि उसकी मम्मी यीमू के साथ जा रही हैं और जिस लड़के को वो उसकी लाइफ से निकालना चाहती थी वो वाकई अब डंप हो चुका था। वो सोचती है कि मेल मॉडल तो अपना काम बहुत अच्छे से कर गया है, लेकिन एक्चुअली उसे ये नहीं पता था कि ये सारा कुछ यीमू ने उसकी मॉम को सिड्यूस करके नहीं, बल्कि उनके फ्रॉड ये बॉयफ्रेंड का असली रूप दिखा कर किया है। लेकिन उसके बाद कुछ शॉकिंग हो जाता है। थोड़े ही दिनों बाद उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और यीमू काफी सैड खड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर उनके फ्यूनरल पर जो कि एक रेबल किड थी वो आती है रेड ड्रेस पहनकर और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे लिए तो ये खुशी का मौका है ना, इसीलिए मैं खुशी वाला ड्रेस पहन कर आई हूँ। और इसके साथ ही बुके उसके मुंह पर दे मारती है। उसे उसने चोट भी दे दी थी। उसे यही लगता था कि जब से ये उसकी मॉम की लाइफ में आया तभी से कोई गड़बड़ हुई है, ये उसकी मॉम का किलर है। क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था कि अचानक से उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, बल्कि ये भी हुआ था कि उनकी विल सामने आई थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने हर चीज के ऊपर अपने ची एम्पायर के ऊपर इसी यीमू को एक गार्डियन बनाकर बिठा दिया था और उसकी बेटी को इस यीमू का हर रूल मानना होगा अगर उसे इनहेरिटेंस चाहिए तो। लेकिन इनफैक्ट इस सब के पीछे यीमू की कोई भी गलती नहीं थी। उसकी मॉम को जब गोली लगी थी तो वो क्रिटिकल कंडीशन में थी और तभी उन्होंने ये सारी विल बनाई थी। उन्हें भरोसा था कि यीमू अपनी जुबान से फिरता नहीं है, तभी तो उन्होंने अपनी बेटी का गार्डियन उसे बनाया था। लेकिन मरते हुए उसने यीमू से एक वादा भी लिया था और वो वादा ये था कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, उसकी अच्छी जगह शादी भी कराओगे, और हाँ ये याद रखना कि मेरी बेटी के कभी क्लोज ना आना, रोमांटिकली उसका फायदा उठाने की कोशिश ना करना। और वो उसकी मॉम से जो जख्मी थी उस टाइम पर यही वादा कर बैठता है और अब उसे सारी जिंदगी ये वादा निभाना पड़ेगा। सब कैसे चलेगा? चीशी की नेचर ही स्टार्ट से बगावत वाली थी। वो अपने घर पर जब किसी और को देखती है यीमू को तो एक्सेप्ट नहीं कर पाती और आते ही उसे एक थप्पड़ भी लगा देती है और कहती है कि मुझे तुम पर शक है कि तुमने जरूर मेरी मॉम के साथ कुछ गड़बड़ कराई है। यीमू बहुत मुश्किल से ये सारा कुछ बर्दाश्त करता है और उसके बाद अगले थप्पड़ पर उसका हाथ भी पकड़ लेता है। अब वो उसे ट्विस्ट करता है, वो ऊपर बिठाता है, एक बहुत ही गॉर्जियस और स्ट्रॉन्ग स्टाइल में उसके पास आकर कहता है कि एक बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है जो इस टाइम पर तुमने अपने गार्डियन के साथ की है। अगर शांति से अपनी जिंदगी चाहती हो तो मेरी हर बात मानो, और हाँ इतना बता दूं तुम्हारी मॉम के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और बस इसके बाद से ही उसने चीशी के फ्यूचर के लिए उसे पढ़ाई की खातिर लंदन भेज दिया था। वहाँ पर उसने उसे बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप के चर्च स्कूल में रखा था जहाँ पर बॉयज नहीं होते थे
और उस पर सख्त पहरा था। वो कहीं बाहर आ जा भी नहीं सकती थी, आवारागर्दी भी नहीं कर सकती थी। और इस सब के बीच उसने उसका फाइनेंशियली बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी सिवाय आज़ादी के। जब भी उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो एज अ गार्डियन जाकर उस मीटिंग को अटेंड करता था। उसके हर इशू में बहुत अच्छे से एहतियात से सारी अटेंशन भी देता था और उसके हर प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता था। और फिर फाइनली वो वापस आ ही जाती हैं। अब वो 18 ईयर्स की भी हो गई थी। उसने इंटरमीडिएट एजुकेशन तो हासिल कर ही ली थी और अब वो ड्रिंक भी कर सकती थी। और उसकी पहली मुलाकात जीमू के साथ ऐसे ही होती है। वो ड्रंक हालत में थी और भरा हुआ वाइन का ग्लास उसके ऊपर फेंक देती है। इन दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा था जिसमें नफरत भी थी और कहीं ना कहीं प्यार भी था। अब वो उसे रोकने के लिए आता है और कहता है कि इतना ड्रिंक करना ठीक नहीं है, लेकिन वो कह रही थी कि मैं तो अभी ड्रंक ही नहीं हुई। और वो उसे मनाने के लिए फिर उसका ग्लास तो उठाकर फेंक देता है और साथ में ऑफर करता है कि मैं तुम्हें कल डिज्नी लेकर जाऊंगा। लेकिन वो कहती है मैं अब 14 की नहीं हूँ, लगता है तुम भूल गए हो, आखिर तुम इतना कंट्रोलिंग क्यों हो। और ये कहती हुई वो अपने बेडरूम में चली जाती है। अब उसके बाद असिस्टेंट ही आता है और वो जीमू से कहता है कि आप इसे हकीकत बता क्यों नहीं देते। लगता है कि इसने अपने दिल में डीप एक बहुत बड़ा ग्रूज पाला हुआ है आपके खिलाफ। आपने इसके फैमिली बिजनेस को संभाला, वरना कब के ये लोग बैंकक्रप्ट हो चुके होते। फिर भी आपको इतना डिसरिस्पेक्ट कर दिया। लेकिन जीमू कहता है कि अभी ये सारी बातें करने का सही समय नहीं है। लेकिन इतने में चीशी के फोन पर एक कॉल आती है जो कि एक लड़के की थी। ये सुनते ही उसके तो कान खड़े हो जाते हैं और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि कौन है ये लड़का। और फिर इसी के साथ ही उसे न्यूज मिलती है कि उसने अंदर जाकर फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट कर दी थी और अब वो बाथ टब में लेटी हुई है और किसी को खुद के क्लोज नहीं आने दे रही। इस तरह से तो वो बीमार पड़ जाएगी। सर्वेंट्स की तो वो सुनती नहीं, तो जीमू को ही उसकी हेल्प करने के लिए जाना पड़ता है। वो टुन होकर उसी बाथ टब में सो चुकी थी और उसके बाद वो उसे कवर करके किसी तरह से टब से बाहर निकालता है और फिर उसके हेयर ड्राई करने लगता है। लेकिन इतने में ही चीशी की आईज खुल गई थी और नशे में वो धुत थी, उसे कुछ पता नहीं चलता। वो जबरदस्ती जीमू को एक किस कर बैठती है। जीमू जो कि स्टार्ट से उसके लिए फीलिंग्स रखता था, लेकिन उस वादे की वजह से बंधा हुआ था, खुद को कंट्रोल करता और इसी कंट्रोल होने के चक्कर में वो उसको नीचे गिरा देता है। बाद में उसकी चोट पर अफसोस भी करता है और उसे उठाकर दोबारा से बेड में भी डालता है और फिर खुद को शांत करने के लिए जाकर उसी टब में बैठ जाता है ठंडे पानी में जहाँ से अभी अभी उसने चीशी को निकाला था। और इसके साथ ही उसे याद आने लगती है एक दफ़ा एक फॉर्च्यून टेलर ने उसे बताया था कि तुम जिसके भी ज़्यादा क्लोज होगे बस उसे दुख ही दोगे। और अभी तक हुआ भी कुछ ऐसा ही था। ये माफियाज की लाइफ बहुत रूथलेस होती थी। वो जिसके ज़्यादा क्लोज होता था उसे ख़त्म कर दिया जाता था और उसकी मॉम की भी इसी तरह से डेथ हुई थी। अब वो सोचने लगता है कि अगर मैं इसके ज़्यादा क्लोज हुआ तो मेरी बैड लक की परछाई कहीं इस पर भी ना आ जाए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि चीशी अपनी सर्वेंट से पूछती है कि क्या कल रात को तुमने मुझे टब से निकाला था, और वो यस कह देती है क्योंकि यही तो जीमू का ऑर्डर था। और उसके बाद वो उसके नाश्ते के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट था। उसे रोजाना मिल्क भी पीना पड़ता था जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उधर हमें जीमू को दिखाते हैं। उसे पता चल जाता है कि जिसने कल चीशी को कॉल की थी उस लड़के का नाम शी है। शीयान और वो पुराने स्कूल के फ्रेंड्स थे और इस टाइम पर वो उसे अपने साथ क्लबिंग पर और नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए लेकर जाना चाहता है। अब वो 18 ईयर्स की होकर कुछ न कुछ तो आज़ादी हासिल कर ही चुकी थी, तो वो एक दफ़ा क्लब में जाती है। यहाँ पर शीयान उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि एक न्यू गर्ल है, ये लंदन से आई है, लेकिन वो कहती है कि मेरी फर्स्ट किस अभी तक रही हुई है, मैंने नहीं की, लेकिन आज शायद मैं किसी को चांस दे दूं। इस टाइम पर वो एक बिगड़ी हुई अमीरजादी थी जिसे किसी का कंट्रोल नहीं चाहिए था। तो शीयान भी उसके सामने कुछ मेल मॉडल्स को लेकर आता है और उनमें से एक को वो चुनती है और अपने सामने नील डाउन भी कराती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे किस करती, वहाँ पर कोई पहुँच जाता है और वो असिस्टेंट ही था जो कि सारों को मार मार के वहाँ से बाहर निकालता है। और फिर उसके बाद एंट्री होती है हमारे हीरो की। और चीशी को भी 100% श्योर था कि इस टाइम पर जरूर यहाँ पर आएगा क्योंकि वो हर लम्हा उस पर नजर रखा करता था और वो भी उसे चिढ़ाने के लिए हमेशा आगे से माय डियर गार्डियन कह दिया करती थी। पर वो जिद करती उसके साथ वापस नहीं जा रही थी, तो जीमू भी जबरदस्ती उसे कैरी करता है अपने शोल्डर पर और वहाँ से लेकर जाने लगता है। अब वो उसे गाड़ी में बिठाता है और उसका फेवरेट सॉन्ग चलाता है। उसे उसके बारे में हर चीज़ हर डिटेल पता थी, इसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। और उसका खराब मूड ठीक करने के लिए वो खुद भी उसके साथ बैठकर वो गाना सिंग करता है ताकि कुछ तो ये फ्रेश फील करे। लेकिन अब वो छोटी बच्ची नहीं रही थी जिसे आसानी से बहलाया जा सकता था। वो उसे कहती है कि गाड़ी रोको और उसके बाद उसकी गाड़ी से उतरती है, इधर उधर देखती है कि मुझे किसकी गाड़ी में जाना चाहिए। आगे सामने एक और गाड़ी खड़ी हुई थी और उसमें भी एक हैंडसम गाय था। वो उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो। वो बोलती है कि जहाँ भी ले जाना चाहो मुझे लेकर जा सकते हो। एक दफ़ा तो वो लड़का सोचता है और उसके बाद उससे कहता है कि चलो मेरी गाड़ी से उतरो, यहाँ से चलती बनो।
और बस अपनी इंसल्ट कराकर वो वहाँ से निकल जाती है और चुपचाप शांति से आकर जीमू के बाजू वाली सीट पर बैठ जाती है। और इसी के साथ ही बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है कि उस टाइम पर चीशी को ये नहीं पता था कि यही पर्सन उसका फ्यूचर हस्बैंड भी होने वाला है, जिसकी गाड़ी से वो अभी अभी निकाली गई है। ये सब कैसे होगा ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। चीशी एक ब्रोकन फैमिली और उसके बाद एक इतना कंट्रोलिंग गार्डियन होने की वजह से हर वक्त अपसेट रहती थी और उसे लगता था कि 18 साल की हो गई है तो ड्रिंकिंग स्मोकिंग कर सकती, तो बस ऐसा ही करती रहती थी सिर्फ और सिर्फ जीमू को चिढ़ाने के लिए। आज तो वो ड्रंक होकर उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि मैं भी अपनी लाइफ में लव को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, मैं 18 की हो चुकी हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। और बस यही कहती हुई वो आगे बढ़ती है उसे किस करने के लिए, लेकिन वो उसे रोक लेता है। वो बार बार उसे अप्रोच करना चाहती थी, लेकिन जीमू को वो वादा याद था जो उसने उसकी मॉम से किया था और वो उसे हमेशा खुद से दूर कर दिया करता था। वो उससे कहता है कि अगर तुम ये सारा कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना ही चाहती हो तो फिर राइट पर्सन के साथ करो। इस तरह से क्लब में जाकर तुम मेल मॉडल्स को चूज नहीं कर सकती। और बस वो उसकी बात का कोई और ही मतलब निकाल लेती है और उससे कहती है कि इसका मतलब है कि तुमने मुझे बॉयफ्रेंड बनाने की तो इजाज़त दे ही दी है। और इसके साथ ही वो उसे हक कर लेती है। उसे ये नहीं पता था कि इस वक्त इस बेचारे जीमू पर क्या बीत रही है। वो उसे खुद से दूर करता है और फिर से उस पर ऑर्डर जमाने लगता है और कहता है कि इस सब के बदले कि अपना तो तुम ड्रिंकिंग करोगी, ना स्मोकिंग और ना ही बुरे फ्रेंड्स बनाओगी। रात को 9 बजे से पहले तुमने घर वापस लौट आना है। लेकिन एक्चुअली चीशी को भी ये सब नहीं चाहिए था। वो जाकर टब में लेट जाती है और सोचने लगती है कि ये सब किसको चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मेरे साथ आने को तैयार नहीं है, तो अब इसको जेलस कराने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक्चुअली वो भी स्टार्ट से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ जीमू को ही लाइक करती थी, उसी की तरफ ही अट्रैक्ट होती थी। फिर भी वो शुयान को मैसेज करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शुयान उसके साथ सिंसियर नहीं है, बल्कि इस समय वो किसी का बॉयफ्रेंड है और वो कोई और नहीं बल्कि चीशी की अपनी ही कजन है जो कि बहुत मीन है। वो चीशी से जेलस भी बहुत थी क्योंकि चीशी की इनहेरिटेंस में बहुत बड़ी एम्पायर उसे मिलने वाली थी। वो यही कहती है शुयान कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तुम चाहो तो मेरी कजन के साथ समय बिताओ और इसी बहाने उसे बेशक लूटो, हम दोनों मिलकर खाएंगे। और फिर इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि जीमू को कल रात एक बहुत ही बुरा सा सपना आया था। बुरा था या अच्छा, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ज़रूर कर गया था और उसने यही देखा था कि चीशी उसके कमरे में आई है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। वो भी उसके लिए फीलिंग्स रखता था और ये भी अच्छे से जानता था कि चीशी भी उसी को ही लाइक करती है। लेकिन वो एक प्रॉमिस बीच में आ जाता था और वो शब्द थे उसके जो उसने उसकी मॉम से वादा किया था और उससे कभी भी पीछे नहीं हट सकता था। इतने में वो देखता है नाश्ते की टेबल पर तो चीशी वो ढंग से खा नहीं रही थी, उसका फोन छीन लेता है। वो भी पटक कर फोन उसकी प्लेट में दे मारती है। वो हमेशा से ऐसी ही थी और फिर जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करती है और इतने में वो ऊपर अपने फ्रेंड को बुला लेती है। शुयान यहाँ पर आता है और एक बुके लेकर आया था। वो उसे प्रपोज करता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और वो तुरंत ही यस भी कर देती है और उसे कहती है कि आओ कहीं आउटिंग पर चलते हैं, हमारी फर्स्ट डेट है आज। और ये सब देख देख कर बेचारे जीमू के दिल पर बहुत बुरी बीतती है, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। उसने खुद उसे परमिशन दी थी, उसे रोक भी नहीं सकता था। अब जब वो चले जाते हैं दोनों डेट पर तो उसके बाद वही जीमू जो इतना स्ट्रांग था वो खड़े होते हुए लड़खड़ा जाता है। वो अंदर ही अंदर बहुत हार्ट ब्रोकन हो गया था और उसे इतना पता चल गया था कि अब चीशी उस एज पर पहुंच गई है कि वो इससे ज्यादा उस पर कंट्रोल नहीं रख सकता। वो उसे छोड़ भी नहीं सकता था और उसे पा भी नहीं सकता था। बस फीलिंग्स ही कुछ ऐसी थी कि वो भी अपसेट होकर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। चीशी भी आती है, हंसती खेलती हुई उसके पास आकर बैठ जाती है, उसकी ड्रिंक ट्राई करती है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विस्की थी, वो स्टैंड नहीं कर पाती। और फिर उसके साथ ही वो जीमू को कहने लगती है कि आज तक मुझे प्यार ही नहीं हुआ और मुझे ना ही कोई राइट पर्सन मिला है। तुम्हें क्या लगता है प्यार किसे कहते हैं, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? वो बेचारा क्या जवाब देता, बस उसे धक्का दे देता है और वो जाकर टेबल में लगती है। और फिर उसके बाद खुद को शांत करने के लिए वो जाता है और एक कोल्ड बाथ लेता है और खुद को कहता है कि तुमने कभी भी अपने वादे से नहीं फिरना, चाहे जो भी हो जाए, इस दुनिया में कोई भी लड़की हो, लेकिन तुम इसके लिए फॉल नहीं कर सकते। चीशी उसके क्लोज आ जाया करती थी और इस सब के बाद वो उससे एक फासला रखना चाहता था। उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाते हुए भी नहीं देख सकता था, तो ऐसा करता है कि एक बिजनेस मीटिंग के बहाने से न्यूयॉर्क चला जाता है। और चीशी को भी अगले दिन नाश्ते की टेबल पर ही पता चलता है कि वो जा चुका है और 15 दिन वहीं पर ही रहेगा। वो सोचती है कि इतने दिनों से देखे बगैर कैसे काटूंगी, लेकिन गुजारने तो पड़ेंगे। तो वो अपना मन लगाने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड से ही बातें करने लगती थी, लेकिन उसके साथ कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी। वो भी अपने मतलब के लिए था और ये जस्ट फॉर फन। अब एक दिन वो उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बार में लेकर जाता है
और वहीं पर ही उसकी कज़न सिस्टर भी बैठी हुई थी और उन दोनों ने आपस में कुछ डील कर रखी थी कि आज इसे किसी तरह से बदनाम करके अपने हाथ में करना है ताकि हमेशा हमारी स्लेव बनकर रहे। और इसी बीच उसने उसकी ड्रिंक्स भी चेंज कर दी थी, लेकिन चीशी काफ़ी चालाक थी, उसने वही ड्रिंक अपनी कज़न को पिला दी थी। थोड़ी देर बाद वो नाटक करने लगती है कि मेरा सिर चकरा रहा है, लेकिन एक्चुअली इनफैक्ट उसकी कज़न का भी सिर चकरा रहा था। वो बोलती है कि मुझे तुम दोनों की चाल पता चल चुकी है, मुझे ड्रग देकर तुम लोग क्या कराना चाहते थे। चीशी को लगा था कि उसने अपनी ड्रिंक कज़न से चेंज कर दी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कज़न ने दोनों ही ड्रिंक्स में ड्रग मिलाई हुई है। अब चीशी की हालत काफी खराब हो जाती है, वो बाहर की तरफ भागती है ताकि कोई उसका एडवांटेज ना उठा सके। और इतने में शी यान भी उसके पीछे पीछे आता है और उससे कहता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और इतने में एक बॉटल उठाती है, उसके सिर पर मारने ही वाली थी कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो था जीमू, जो नहीं चाहता था कि उसके हाथ गंदे हों, और इसके साथ ही उसके बॉयफ्रेंड की ठीक ठाक ठुकाई लगाता है और चीशी को कैरी करता हुआ अपने साथ ले जाता है। उसे किसी तरह से गाड़ी में फेंकता है, लेकिन वो खींचकर उसे अपने पास करती है और किस कर लेती है। अब वो उसे काफ़ी टीज कर रही थी, लेकिन उसी समय उसे वो वादा याद आ जाता है जो उसने उसकी मॉम से किया था। तो वो उसे पकड़कर किसी तरह से घर लेकर जाता है और उसके बाद उसे ठंडे शावर के नीचे खड़ा कर देता है। उसे खुद भी वही शावर यूज़ करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही चीशी को थोड़ा बहुत होश आता है, वो सीधा उसे एक थप्पड़ दे मारती है कि तुम मेरे शावर में क्या कर रहे हो। लेकिन फिर बाद में बहुत रिपेंट भी करती है कि मैंने ये ड्रंक होकर क्या क्या कर दिया है। वो तो मेरी हेल्प करने के लिए आया था। और इसके साथ ही उसे याद आ जाता है कि उसकी फर्स्ट किस तो कब की हो चुकी है, और उसने ये किस किसी और को नहीं बल्कि जीमू को ही की है, जो कि उसका फर्स्ट लव भी है। अब वो एकदम शॉक में आ जाती है, उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो सोचती है कि अब मैं इससे नजरें कैसे मिलाऊंगी। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सर्वेंट उसे बताती है कि बॉस जी एक बिजनेस ट्रिप पर चले गए हैं, और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि अब से आप पेरिस जा रही हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए। और बस नेक्स्ट ही डे उसकी फ्लाइट थी। वो बार बार रास्ता देखती है कि शायद जीमू से सी ऑफ करने के लिए आएगा, लेकिन वो नहीं आता, और बस वो हार्ट ब्रोकन होकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब वो 4 साल पेरिस में रही थी और यहाँ पर उसने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया था, और पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, एक्सीलेंट ग्रेड्स थे उसके। लेकिन इस सारा समय उसने जीमू की शक्ल भी नहीं देखी थी, और तो और वो बहुत हार्ट ब्रोकन हो गई थी कि उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी पर भी नहीं आया। लेकिन जीमू को उसके पल पल की खबर थी। उसे पता था कि उसने वहाँ पर काफ़ी दफ़ा डेटिंग भी की है अपनी यूनिवर्सिटी में, लेकिन सब के सब सिर्फ टाइम पास के लिए थे। उनमें से किसी के साथ भी उसकी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं हुई, और ना ही उसने कभी किसी से कॉन्टैक्ट बैक किया था। अब फाइनली 4 years के बाद चीशी वापस आ जाती है। यहाँ पर असिस्टेंट ही उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहता था, लेकिन जीमू उसे रोक देता है। वो बहुत कॉन्सेंट्रेट था और उसे पता था कि अभी अभी सोई है, थोड़ी देर रेस्ट करेगी। वो चुपचाप उसकी गाड़ी के बाहर खड़ा रहता है और अपनी सिगरेट जला लेता है, और उस वक्त तक वहाँ से नहीं हिलता जब तक चीशी खुद नहीं उठ जाती। वो उठती है, दरवाज़ा खोलती है और बहुत रूडली उससे नाराज़गी की वजह से अंदर चली जाती है। उससे बात भी नहीं करती, क्योंकि 4 साल उसने उसका ख्याल तो रखा था, लेकिन उससे मिलने नहीं आया था। अब की दफ़ा जब चीशी वापस आई थी तो वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी थी। वो पहले वाली बागी और इमेच्योर गर्ल नहीं थी। अब वो नाश्ते की टेबल पर शांत रहती है, कोई भी लड़ाई नहीं करती। सब कुछ बहुत शांति से जा रहा था कि इतने में जीमू उसे एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि टाइम और प्लेस मैं तुम्हें बता दूंगा, ये तुम्हारी फर्स्ट ब्लाइंड डेट है। लेकिन वो उस लड़के की फ़ोटो देखने से पहले ही फाड़ देती है। पर जीमू को अपनी बात मनवानी आती थी। वो कहता है कि शराफत से आ जाना, नहीं तो तुम्हें उठाकर वहाँ पर फेंक दिया जाएगा। वो गुस्से में चिल्लाती है और कहती है कि तुम मेरी शादी करना चाहते हो ताकि हमारे ची एम्पायर पर अच्छे से कब्जा कर सको। लेकिन इतने में असिस्टेंट ही कहता है कि आप मिस्टर जीमू के बारे में जो जानती हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, आपको नहीं पता कि वो कितने डीप हैं। और फिर इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि वो एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा था और उसका नाम शूचन था। ये वही लड़का था जो स्टार्ट में हमें दिखाया था कि गाड़ी में बैठा हुआ था और उसने चीशी को अपनी गाड़ी से बाहर फेंक दिया था। एक जेंटलमैन दिखता था, और तो और अच्छी फैमिली से भी था, अच्छे बैकग्राउंड से था, उसकी स्टडीज़ भी अच्छी थी। हर तरह से वो कहीं ना कहीं चीशी का मैचिंग लग रहा था, और वो उन दोनों की एक बिजनेस मैरिज कराना चाहता था ताकि चीशी भी शांत रहे और अपने फ्यूचर में और भी सक्सेसफुल बन सके। लेकिन चीशी को ये सब सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है, और यही गुस्सा वो अपने ऑफिस के लोगों पर निकाल बैठती है जिनकी अब वो बॉस बनकर आई थी। और उसके बाद जीमू के कमरे में आती है और कहती है कि मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगी। वो बोलता है कि तुम लेट हो रही हो, लास्ट वार्निंग है। नहीं मानती तो उसे उठाकर वहां पर पहुंचा देता है।
और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि शूजन भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बिल्कुल चीशी जैसा ही था। उसे भी एक ऐसा साथ चाहिए था जिसमें कोई भी इमोशनल अटैचमेंट ना हो। और यहाँ पर वो दोनों आपस में डील कर लेते हैं, कहते हैं कि हमारे बीच प्यार तो है नहीं, बस हमने समय बिताना है। हमारी फैमिलीज हमारी शादी करना चाहती हैं और हम एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को बांध कर कभी नहीं रखेंगे। और इसी बात पर उन दोनों का आपस में एग्रीमेंट हो ही जाता है। और ये नहीं पता था कि वो दोनों जब आपस में हंस खेल रहे हैं तो शीशे के पीछे से कोई उनको देख रहा था, और वो जीमू था, जिसे ये सारा कुछ देखकर कहीं ना कहीं तसल्ली भी हो रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता जा रहा था। वो चीशी से इतना प्यार करता था कि उसकी लाइफ में किसी और को आते हुए देख भी नहीं सकता था और खुद ही लेके भी आ रहा था। यीमू को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था अपने उसी वादे की वजह से जिससे वो फिर नहीं सकता था, और इसी वजह से आज वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर घर आता है। चीशी बाहर बैठकर उसका वेट ही कर रही थी। जब वो उसे इतना ड्रंक देखती है तो खुद को रोक नहीं पाती और उसे संभालने के लिए आगे बढ़ती है। वो देखती है तो जीमू की आंखों में आज आंसू थे जो उसने पहली दफा देखे थे, और जीमू ड्रंक होकर उससे यही कह रहा था कि क्या वो लड़का तुम्हें पसंद आ गया, क्या तुम उससे शादी के लिए रेडी हो, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया। और फिर उसका कोई भी जवाब सुने बगैर उसे खुद से दूर कर देता है। और बस इसके साथ ही चीशी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि आज थंडरस्टॉर्म था और चीशी को बादलों से और बिजली से बहुत डर लगता था। वो बहुत डरती है, कांपती है, और उसके बाद किसी तरह से हिम्मत करके वो यीमू के कमरे में चली जाती है। और यीमू जो पहले ही उस टाइम पर ड्रंक था उसे अपने क्लोज देखकर कहता है कि आज सपने में फिर तुम आ गई हो, और सपने में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। और इसके साथ ही वो उसे किस कर लेता है। अब ये फर्स्ट टाइम था कि जैसे उसने अपनी फीलिंग्स को चीशी के सामने कन्फेस किया था, लेकिन फिर उसके बाद वो उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि नहीं, मैं ये सपने में भी नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी माँ को शब्द दिए हैं अपने, और उनसे मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा। और बस जैसे ये सुनती है तो उसके बाद चीशी भी वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो नाश्ते की टेबल पर बहुत परेशान सी बैठी थी कि कहीं से कुछ याद ना आ जाए। सब भूल तो चुका है, उसे ये सारा कुछ बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। लेकिन जीमू को कुछ भी याद नहीं था। वो तो बस ये सोच रहा था कि लड़की आज उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रही है। वो जाते हुए बहुत पोलाइटली उसके फेस पर हाथ रखता है और कहता है कि टाइम से आ जाना। और यहाँ पर सर्वेंट कह रही थी कि लगता है कि मास्टर ने कल रात को बहुत अच्छा सपना देखा है, तभी तो इतने अच्छे मूड में है। और फिर उसके बाद ऑफिस में भी यीमू नोट करता है कि आज ये बहुत परेशान सी दिखाई दे रही है, कुछ ख्यालों में खोई है। मीटिंग में भी वो प्रेजेंट नहीं थी, तो वो सारे लोगों को जाने देता है और इन दी एंड उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम किसी मैन के सपने देख रही थी, क्या शूचन के बारे में सारा टाइम सोचती रही हो। तो वो भी बोल देती है कि हाँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ बस उसी के बारे में सोच रही थी। लेकिन इनफैक्ट अभी तक तो उसे शूचन का नाम भी नहीं याद हुआ था। इतने में उन दोनों की किसी बात पर बहस हो जाती है और दोबारा से चीशी बचपने में आकर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। वो उसे शांत कराता है और अपने पास बिठाता है। वो हमेशा से उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। जब उसकी स्कर्ट ऊपर हो जाती है तो वो भी नीचे करता था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक केयरफुल गार्डियन करता होता है। और इसके साथ ही चीशी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ, तुम किससे करते हो प्यार। और बस इसके बाद वो उसे खुद से छुड़ाता है और वहाँ से भाग नहीं करता है। वो उसका गार्डियन था, इस तरह की बात उससे नहीं कर सकता था। तो वो भी सोचती है कि अब इसने जिसको मेरे लिए चूज़ किया है उसे मेरा हमसफ़र बना कर ही रहेगा, जैसे हर बात अपनी मनवाता है। तो वो भी एक दफ़ा ऐसे करती है कि जब उसे पता था कि यीमू घर पर आएगा तो वो भी शूचन को अपने पास बुला लेती है। अब फिर उसके बाद अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधती है और जैसे ही यीमू उसके कमरे में आता है ये देखने के लिए कि वो आजकल क्या कर रही है, वो उसे पकड़ लेती है। वो उसे किस भी करती है, उसे बोलने भी नहीं देती। और उसके बाद जब अपनी आंखें खोलती है तो फिर हैरान होकर कहने लगती है, ओहो ये तुम थे, मुझे तो पता ही नहीं चला। और फिर इतने में जैसे ही शूचन उसके कमरे में आने लगता है तो वो यीमू को छुपा देती है, सिर्फ इसलिए ताकि यीमू को जेलसी फील हो और वो कोई तो स्टैंड ले, क्योंकि यीमू ने ड्रंक होकर उससे अपना लव एक दफ़ा कन्फेस तो किया ही हुआ था। लेकिन फिर शूचन जैसे ही उसके क्लोज होने की कोशिश करता तो वो उसे वहाँ से भेज देती है, ये कहकर कि अभी इस सब की मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी। लेकिन यीमू बेचारा ये सारा कुछ देखने के बाद बहुत अपसेट हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो चुके हो। वो भी बोलती है कि हाँ, तुमने ही तो उसे मेरे लिए पिक किया है, तो अब तुम्हें एतराज़ क्यों हो रहा है। और बस इस बात पर वो खामोश हो जाता है, नीचे बैठता है, उसे उसके स्लीपर्स पहनाता है और इसके साथ ही उसे कहने लगता है कि जब मैं देखूंगा कि तुम अपना बिजनेस खुद संभालने के कैपेबल हो चुकी हो तो मैं सारा कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगा और इसके साथ ही तुम्हारी आज़ादी भी।
वो जो पहले इतनी अपसेट थी अपना प्लान नाकाम होने पर, उससे कहने लगती है कि मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगी। अब बस वो बेचारा बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरे से आज़ादी चाहती है, इतनी डेस्परेट हो गई है। उसने तो हमेशा उसके लिए अच्छी भावनाएं रखी थी, उसका भला ही चाहा था, और बस वो बैठकर बाहर गार्डन में ड्रिंक करता रहता है। जो मरते हुए पर्सन से वादा कर चुका हूँ, अब उससे कैसे फिरूंगा। उसकी माँ ने ये वादा लिया था कि मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, उसको उसका फैमिली बिजनेस वापस करना, उसकी अच्छी जगह शादी भी कराना, और तब तक तुम वादा करो कि इसके रोमांटिकली क्लोज नहीं होगे। और बस उसके बाद कुछ दिन तो इसी तरह से बीत जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड करने की कोशिश करते रहते हैं। और इसके साथ ही यीमो को ये भी पता चलता है कि श्यूचन वो इतना अच्छा लड़का भी नहीं है। चीशी का फियांसी होते हुए भी उसने उसके साथ चीट किया है, वो किसी और लड़की के साथ था, और वो कोई और नहीं बल्कि चीशी की ही कज़न थी। अब एक दिन श्यूचन घर पर आता है, उसके सामने बो डाउन करता है और कहता है कि चीशी मुझसे नाराज़ है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। यीमो कहता है कि तुमने कुछ तो गलत किया होगा, और वो बस उसके सामने खड़े होकर अपोलोजाइज ही करने लगता है, लेकिन वो उसे कहता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से और उसकी ज़िंदगी से भी। लेकिन इतने में चीशी वहाँ पहुँचती है और कहती है कि मैंने इसे माफ़ करने का फ़ैसला किया है और मैं इसी को ही अपना जीवन साथी बनाऊंगी। क्या आपको कोई एतराज़ है? आप एतराज़ नहीं कर सकते, मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ। और बस यही कहती हुई वो श्यूचन के साथ चली जाती है। लेकिन इस सब के बाद यीमो बहुत अपसेट हो गया था। वो चाहता था कि उसके लिए एक राइट हम सफ़र लेकर आए, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बागी होती जा रही थी। तो वो ऑफिस में जाकर उससे मिलता है और कहता है कि वो लड़का ठीक नहीं है, तुम भी उसे जानती हो ना, पहचान चुकी थी, तो फिर क्यों उससे शादी करना चाहती है, क्यों उसके साथ डेट पर जा रही हो? मैं पर्सन को चेंज कर दूंगा। लेकिन वो कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली चीशी को तो अगर प्यार था तो सिर्फ और सिर्फ यीमो से, और उसके बाद उसके लिए चीटर हो या फिर लॉयल, सब एक जैसे थे। वो उससे पूछता है कि तुम इस तरह से अपनी ज़िंदगी से क्यों खेल रही हो, और फिर उसे दीवार से लगाकर कहने लगता है कि उससे ब्रेकअप कर दो, मैं श्यूचन से बेटर पर्सन तुम्हारे लिए चूज़ करके लाऊंगा। तो वो कहने लगती है कि अगर मुझे प्यार ही ना हो किसी से तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बेटर हो या फिर वर्स्ट। वो बोलता है कि इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, इतने मर्दों में से तुम्हें किसी से प्यार नहीं, और वो भी आगे बढ़कर उसे किस करके कहती है कि मुझे तुमसे प्यार है। वो भी उससे प्यार करता था, एक दफ़ा तो भावनाओं में बहने ही वाला था, लेकिन इतने में फिर से वही प्रॉमिस बीच में आ जाता है और वो दोबारा से उसे रिजेक्ट करता हुआ वहाँ से निकल गया था। और बस ये एक ऐसी आग थी जो अंदर ही अंदर यीमो को जलाती जा रही थी। वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता था, उसे इस दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की पसंद थी जिससे उसने सच्चा प्यार किया था, और वो चीशी थी। लेकिन यही वो लड़की थी जिसके वो क्लोज नहीं आ सकता था। अब वो रात को लेट घर आता है और ड्रिंक करने लगता है। सर्वेंट उसे बताती है कि आज मैम वापस नहीं आएंगी, उन्होंने कहा है आज रात में बाहर ही रहूंगी। ये सुनकर तो वो और भी अपसेट हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर कब तक मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और जब वो गार्डन में बैठकर ड्रिंक कर रहा था तो उसी टाइम पर चीशी वापस भी आ जाती है, और इसके साथ ही आज खुलकर यीमो उसे कह देता है कि मैंने तुम्हारी मॉम के बारे में तुमसे झूठ बोला था, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उन्हें एक बुलेट लगी थी, और वो ऐसी गोली थी जो कि मेरे लिए आई थी लेकिन उन्होंने खुद पर ले ली थी। और बस मरते मरते उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारा कभी फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, तुम्हारी शादी कराऊंगा और ये एम्पायर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वो उससे पूछती है कि क्या ये वादा इतना इम्पोर्टेंट है। वो बोलता है कि मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। और बस इसी के साथ ही वो उससे कहती है कि मैंने श्यूचन से शादी का फैसला किया है, आप जल्द ही हमारी वेडिंग अरेंज करा दें और उसके बाद ये एम्पायर मेरे हवाले करें और आप आज़ाद हैं। लेकिन ऐसी आज़ादी चाहिए किसको थी। यीमो जैसे ये सुनता है तो बस उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद श्यूचन और चीशी दोनों जाते हैं उसके लिए एक वेडिंग ड्रेस चूज़ करने के लिए, लेकिन श्यूचन को पता था कि इस शादी में उसके कोई भी इमोशंस शामिल नहीं है। वो उससे कहने लगता है कि तुम मुझे ज़रा सा भी लाइक नहीं करती तो फिर मुझसे शादी क्यों कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ एक इंगेजमेंट का ही रिश्ता रखना था हमने। लेकिन वो कहती है कि शादी करनी बहुत ज़रूरी है, ये हमारे बिजनेस को बहुत फ़ायदा देगी। और फिर बस उसके बाद सैड सी वो रात को एक वॉक कर रही थी कि यहाँ पर कोई पर्सन उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख लेता है, और यहीं पर ही उसे पता चलता है यीमो का असल रूप। वो एक इटालियन माफिया था, कोई मेल मॉडल नहीं, और इस टाइम पर वो इटालियन में ऑर्डर कर रहा था कि इस पर्सन को ख़त्म कर दो। और इसी फाइट में वो खुद भी काफ़ी घायल था और उसके आदमी भी बहुत सारे उसके साथ थे। उसका ये रूप देखकर वो बहुत डर जाती है। जिसे वो इतने सालों से जानती थी उसकी एक और साइड भी थी जिसे वो बिल्कुल वाकिफ नहीं थी। वो उसे इस तरह से देखती तो डर कर वहाँ से भाग जाती है। वो काफ़ी देर तक वेट करती है, लेकिन आज यीमो रात को घर वापस नहीं आता। वो इंजर्ड था तो हॉस्पिटल चला गया था।
और इसके साथ ही उसने उसके लिए एक गिफ्ट भी अरेंज किया था और वो एक वेडिंग ड्रेस था जो उसने खुद उसके लिए पिक किया था। नेक्स्ट डे उसकी वेडिंग होने वाली है। वो आंसुओं के साथ भरी हुई आंखों से उस ड्रेस को देखती है और उसके बाद वही ड्रेस पहनकर नेक्स्ट डे वो अपने दूल्हे का नहीं बल्कि जीमू का ही वेट कर रही थी। वो सोच रही थी कि अभी तक वो हॉस्पिटल से वापस क्यों नहीं आया। इतने में उसकी कजन और आंटी वहां पर आ जाती है जो उसे 100 बातें लगाने लगती हैं और कहती है कि अभी तक तुम्हारा दूल्हा नहीं आया तुम्हें लेने के लिए, कहीं उसने माइंड तो नहीं चेंज कर लिया। लेकिन चीशी को इन बातों की कोई भी परवाह नहीं थी। अगर उसे थी तो बस यही थी कि अभी तक जीमू क्यों नहीं लौटा और उसके बगैर वो कैसे इस वेडिंग पर जाएगी। और फिर फाइनली जीमू की कार आ ही जाती है और वो जो इतनी बेचैन थी उसे देखने के लिए भाग कर जाती है और कार में उसके पास जाकर बैठ जाती है। लेकिन जीमू की तो हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि वो उसे किसी और की दुल्हन बनते हुए देखे। और बस चीशी उसे यही कहती है कि मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ, आपने अभी तक मेरा ख्याल रखा मिस्टर गार्डियन, और मेरी मॉम से किया हुआ वादा भी बहुत अच्छे से निभाया है, मेरी शादी भी कर रहे हो। और इसके साथ ही वो उसे कहता है कि मैंने हर चीज़ तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दी है, अब ये बिजनेस तुम नहीं संभालना है। वो सब कुछ बोल रहा था लेकिन उसकी तरफ देख नहीं पा रहा था। उससे नजरें मिलाता तो शायद टूट जाता। और फिर जैसे ही वो उस गाड़ी से उतरने वाली थी तो वो उससे एक आखिरी क्वेश्चन करता है और पूछता है कि क्या तुम इस शादी से सेटिस्फाइड हो, क्या वाकई ये शादी करना चाहती हो। तो वो बोलती है कि हाँ, ये शादी मेरे बिजनेस को फायदा देगी और मैं ये शादी करने जा रही हूँ। वो बोलता है कि तुम वही इमेच्योर चीशी नहीं रही, अब तुम बहुत मेच्योर और समझदार हो गई हो, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और बस इसी के साथ ही वो शूचन के पास चली जाती है और जीमू वो एक दफा उसकी लाइफ से ऐसे गायब हो गया था कि जैसे मानो कभी आया ही ना हो। यहाँ पर जब वो ब्राइड बनकर खड़ी हुई थी तो इतने में स्नोफॉल होने लगती है और इसके साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एक पुरानी सी बात याद आती है। अपनी एक बर्थडे पर उसने एक विश मांगी थी। जीमू ने उससे पूछा था तो उसने बताया था कि विश मैंने ये मांगी है कि हांगकांग में भी स्नोफॉल हो, और आज उसकी वेडिंग वाले दिन वो विश पूरी हो रही थी। और फिर इसी तरह से कहानी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। उसकी शादी को 5 साल बीत गए थे और बस वो इस रिश्ते को एक बोझ समझकर उठाती चली जा रही थी। 5 साल तो हो गए थे लेकिन उसे शूचन से प्यार नहीं हुआ था और ना ही शूचन को उससे। शूचन हमेशा अपनी डेट्स पर ही रहता था और उसके बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी थे और उनमें से एक उसकी अपनी ही कज़न से भी था जो कि चीशी से नफरत करती थी। जबकि चीशी वो अपना ज़्यादातर समय उसी घर में बिताती थी जहाँ पर उसने और जीमू ने इकट्ठे समय बिताया था। वो जहाँ पर भी देखती थी उसे बस जीमू की ही यादें आती थी। उसने हर चीज़ वैसी ही सेट की हुई थी और उसके बेडरूम में अक्सर वो उसके बेड पर जाकर लेट जाती थी और आज भी उसे वहाँ से जीमू की ही सेंट आती थी। उसे ये नहीं पता था कि जीमू कहाँ गया, किस हाल में है, लेकिन बस उसे इतना पता था कि आज तक अगर वो किसी को भुला नहीं पाई तो वो जीमू ही है। वो जिंदगी को एक बर्डन समझकर गुजारे जा रही थी, अपने बिजनेस को भी संभालती थी और बस इसी तरह से वो मन लगाकर काम कर रही थी। लेकिन उसकी लाइफ में लव की कमी थी। उसने एक दफ़ा जीमू की एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी अपने पास करके रखी थी। वो एक दफ़ा उसे झूला झुला रहा था और साथ में गाना भी गा रहा था। वो अक्सर उसकी यही रिकॉर्डिंग सुनती थी और उसे याद करती थी और अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा सकती थी। फिर एक दिन जब वो अपने ऑफिस में जा रही थी तो उसे पता चलता है कि अब तो हद ही हो गई है। शूजन का अपनी एक और गर्लफ्रेंड के साथ कहीं हॉस्पिटल में विजिट था जिसके थ्रू उसे पता चलता है कि वो तो बाप बनने वाला है। और बस यही लम्हा था कि उसने फैसला किया था कि अब इस रिश्ते को ख़त्म कर ही देना चाहिए, उसे आज़ादी दे देनी चाहिए। वो बोलती है कि डिवोर्स पेपर्स को रेडी कराया जाए और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि जीमू वो अक्सर उसे देखने के लिए आता था, चोरी चोरी उसे देखता था और बस चुपचाप वहाँ से निकल जाया करता था। वो जानबूझकर उसके सामने नहीं आता था क्योंकि वो अपने वादे में और अपनी फीलिंग्स में बहुत सिंसियर था। वो ये नहीं चाहता था कि उसकी मैरिड लाइफ उसकी वजह से इफेक्टेड हो। लेकिन शूचन वो तो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था और जब चीशी उसके सामने डिवोर्स पेपर्स रखती है तो वो कहता है कि इस सब में मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी भी है। तो मुझे कभी प्यार ही नहीं कर पाई और मैं क्या करता, मुझे इधर उधर जाना पड़ता था अपना दिल लगाने के लिए। वो तो अपनी गलती को कन्फेस ही नहीं कर पा रहा था। चीशी उससे कहती है कि इस मैरिज में तुम गलत हो क्योंकि तुमने मुझ पर चीट किया है, मैंने तुम पर कभी चीट नहीं किया। और बस इसी बात पर वो गुस्से में आ जाता है और चीशी को टॉर्चर करने लगता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और उसके बाद जब वो उसे मार रहा था तो वो सेल्फ डिफेंस में उस पर एक चीज़ से अटैक करती है और सीधा घाव उसके सर पर लगा था। बस ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और तुरंत ही असिस्टेंट ही को कॉल करती है और कहती है कि मेरे हाथों लगता है कि इसका कत्ल ही हो चुका है। जीमू से कहो कि मुझे बचा ले, प्लीज़ मुझे बचा ले, मैंने जान के नहीं किया। वो बहुत डरी हुई थी और बहुत रोती है और इतने में असिस्टेंट ही उसके पास आता है और कहता है कि आपके पास मिस्टर जीमू की फुल सपोर्ट है, उन्होंने देश का सबसे बड़ा लॉयर आपके लिए हायर किया है और आप ज़रूर बच जाएंगी। वो पूछती है कि जीमू नहीं आया तो वो कहने लगता है
कि अभी वो थोड़ा बिजी है, और उसके बाद वो उसके केस को बहुत अच्छे से फॉलो कराता है और फिर इन दी एंड सेल्फ डिफेंस होने की वजह से वो छूट जाती है। उस पर कोई भी चार्जेस फाइल नहीं हुए थे, लेकिन उसका एक नुकसान ये हुआ था कि उसके बिजनेस एम्पायर को जो उसने इतनी मेहनत से खड़ा किया है वो बैंकरप्सी के करीब आ चुका था उसके बुरे इमेज की वजह से। वो आज काफ़ी परेशान थी और इसी तरह से बीच पर वॉक कर रही होती है डिप्रेशन में कि उसे सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि जीमू ही था जो उसे इतने सालों बाद आज नजर आया था। वो उसे देखते ही भागती हुई उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है, और ये एक लॉन्ग हक था। जीमू भी लगता है कि उसे बिछड़ने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, और अब इतने सालों बाद उससे मिला था तो वो भी काफ़ी देर तक उसे खुद से अलग नहीं करता। वो दोनों आंसुओं में भरे हुए थे, एक अपना वादा निभाने के लिए और दूसरी उसको आज़ादी देने के लिए अपनी ही बलि दे चुकी थी। उसके बाद वो दोनों इकट्ठे बैठकर बातें करते हैं, और यहाँ पर जीमू से कहता है कि कुछ लोगों की नज़र में एक फिजिकल रिलेशन को प्यार कहते हैं और कुछ लोगों की नज़र में शादी को, लेकिन मैं इस सब को नहीं मानता। मेरी ज़िंदगी में जो प्यार था वो बस यही था कि उसके करीब भी आना चाहो और उसे खुद से दूर भी करूं। सेल्फ कंट्रोल ही प्यार था मेरा, जो कि मैंने अपने वादे की खातिर किया, और आज मैं वो वादा निभा भी चुका हूँ। और फिर उसके बाद वो उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए भी आता है। वो दोबारा से उसे स्विंग पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर वो उसे झूला झुलाया करता था। वो उसे कहता है कि जूते पहनो अपने, लेकिन वो जानबूझकर बचपन की यादों की तरह से फिर से नहीं पहन रही थी, तो वो बैठता है और उसे उसके स्लीपर्स पहनाता है। अब की बार वो उसके क्लोज आती है और कहती है कि मैंने तब से लेकर अब तक तुमसे प्यार किया और तुमने मुझसे, तुम अपना वादा भी निभा चुके हो। तुमने शादी तक मेरा ख्याल रखा, मेरी बिजनेस एम्पायर मेरे हवाले की, और मुझे कभी भी नुकसान पहुंचाने की या मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। ये वादा पूरा हुआ तो क्या ये ख़त्म नहीं हो गया? और मेरी मैरिज जो तुमने खुद कराई थी वो नेचुरली ख़त्म हुई है। अब उसके बाद मैं तुम्हें डिज़र्व करती हूँ और तुम मुझे। अब उसके बाद वो दोबारा से शावर में जाता है और एक कोल्ड शावर से खुद को काम डाउन करता है, और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने वाला था। अब शिवचंद तो इस दुनिया से जा चुका था, और उसके जाने के बाद चीशी आज़ाद थी। अब चीशी के पास उसकी कज़न आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, आई एम सो सॉरी, और इस बात पर मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि उसे पता था कि जीमू वापस आ चुका है, इसकी वापस वही पावर बनेगी और मैं इससे कैसे टक्कर लूँगी, कैसे इस सोसाइटी में जीऊँगी। तो वो बोलती है कि नील डाउन हो जाओ और खुद को 100 थप्पड़ लगाओ। अब वो बहुत अच्छे से उस पर अपना सारा गुस्सा निकालती है, और इसी बीच उसकी कज़न जीमू की तरफ देख रही थी कि इसे कुछ तो दया करने को बोलो, लेकिन जीमू उठकर उसके पास आता है और कहता है कि ये मेरी वुमन है, ये बिल्कुल मेरे जैसी है, इसके दिल में कोई दया नहीं। और बस ये कहता हुआ वो चीशी को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब वो चीशी के बिजनेस को भी संभालता है, और वो एम्पायर जो उसका गिरने वाला था उसे दोबारा से सहारा देता है। लेकिन फिर एक दिन चीशी देखती है तो जीमू घर पर नहीं था, और असिस्टेंट आता है और उसका पेंडेंट आकर चीशी को देता है और कहता है कि मास्टर सिर्फ यही घर पर छोड़ कर गए हैं। ये देखते ही वो दोबारा से सैड हो जाती है कि फिर से मुझे छोड़कर चला गया है। वो बहुत रोती है, बहुत सैड होती है, कुछ दिन इंतज़ार करती रहती है, दोबारा से बीच पर जाती है कि शायद फिर से मुझे यहाँ पर नज़र आ जाए। लेकिन एक्चुअली जीमू ने अपने कुछ काम ख़त्म करने थे, और वो वही काम इटली से रैप अप करके अब हमेशा हमेशा के लिए उसके पास हांगकांग में आ चुका था, और वो फैसला भी वो ले चुका था। अपना वादा उसने निभा लिया था, और अब वो किसी भी वादे की कैद में नहीं था। अब वो फ्रीली उसे लव कर सकता था, उसे अपना हमसफ़र बना सकता था जिसे वो चाहता था। वो आता है और चीशी को हक कर लेता है और उससे कहता है कि अब हमें एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता, अब मैं किसी वादे में बंधा हुआ नहीं हूँ। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि वो लोग अपने उसी घर में जहाँ से उनकी सारी ज़िंदगी की यादें जुड़ी हुई थी एक हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रहे होते हैं, और इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।